स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम सीधे ऑपरेशन थिएटर के उस सबसे शक्तिशाली और ज़रूरी टूल के अंदर झांकने वाले हैं जिसके बिना मॉडर्न सर्जरी की कल्पना करना भी मुश्किल है। जरा सोचिए, एक ऐसी मशीन जो एक ही वक्त पर टिश्यू को काट सकती है और साथ ही साथ खून को बहने से रोक भी सकती है। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? ये दोनों काम एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। इसका सीधा सा जवाब है डायथर्मी मशीन। लेकिन यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर इस डिवाइस के काम करने के तरीके को ठीक से नहीं समझा गया, तो ये लाइफ सेविंग टूल एक ही पल में जानलेवा खतरा बन सकता है। तो सबसे पहले मूल कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आखिर ये डायथर्मी है क्या? आसान शब्दों में हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करके गर्मी या हीट पैदा करना। और इसका मेडिकल फायदा, टिश्यू को बहुत ही सेफली काटना और ब्लीडिंग को कंट्रोल करना। यहाँ जो सबसे बड़ा मैजिक नंबर है वो है इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 0.5 यानी 0.5 से लेकर 3 मेगाहर्ट्ज तक। यही वो स्पेसिफिक हाई फ्रीक्वेंसी रेंज है जो सर्जरी के इस पूरे चमत्कार को मुमकिन बनाती है। इस चर्चा में हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके टिश्यू हीटिंग की फिजिक्स, इसके अलग अलग मोड्स, मोनोपोलर और बाइपोलर का फर्क, सेफ्टी हैजर्ड्स और आखिर में इसके क्लिनिकल महत्व पर तेजी से नजर डालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट और कोर डेफिनेशन से, जो सर्जिकल इलेक्ट्रोसर्जरी की असली नींव है। यहाँ एक बहुत ही लाजमी सवाल दिमाग में आता है कि जब सर्जरी में इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है तो पेशेंट को शॉक क्यों नहीं लगता? दरअसल अगर लो फ्रीक्वेंसी करंट का इस्तेमाल किया जाए तो डेंजरस मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी जोरदार बिजली का झटका। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी करंट एक अलग ही लेवल पर काम करता है। ये मसल्स को बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि सिर्फ सेफली हीट जनरेट करता है। और यही वो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है जिसकी वजह से हाई फ्रीक्वेंसी करंट सर्जरी के माहौल में पूरी तरह से सेफ माना जाता है। अब आते हैं टिश्यू हीटिंग की फिजिक्स पर और देखते हैं जूल हीटिंग इफेक्ट कैसे काम करता है। आखिर इलेक्ट्रिसिटी अचानक सर्जरी वाली हीट में बदलती कैसे है? जब इलेक्ट्रिक करंट किसी टिश्यू से गुजरता है तो उस टिश्यू के नेचुरल रेजिस्टेंस की वजह से हीट पैदा होती है। इसे ही जूल हीटिंग इफेक्ट कहा जाता है। फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर, रेजिस्टेंस और टाइम के। सीधे शब्दों में कहें तो जितना ज्यादा करंट या फिर जितनी ज्यादा देर तक करंट फ्लो होगा, उतनी ही ज्यादा हीट पैदा होगी। और हैरानी की बात यह है कि इस फॉर्मूला की वजह से एक्टिव इलेक्ट्रोड का टिप इतनी तेजी से गर्म होता है कि वो सेल के अंदर के पानी को पलक झपकते ही वेपराइज कर देता है। और ये हीट टिश्यू पर क्या असर डालती है, ये सीधा टेम्परेचर पर निर्भर करता है। 45 डिग्री सेल्सियस पर सिर्फ सेल स्ट्रेस होता है, लेकिन 60 डिग्री पर आते ही प्रोटीन कोएगुलेशन शुरू हो जाता है, जिससे ब्लड वेसल्स फटाफट सील होने लगती हैं। जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री टच करता है, टिश्यू के अंदर का पानी वेपराइज हो जाता है और हमें एक परफेक्ट स्मूथ कट मिलता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 100 डिग्री से थोड़ा भी ऊपर गए तो कार्बोनाइजेशन यानी जलना शुरू हो जाता है। इसलिए हीट और एनर्जी पर एकदम सटीक कंट्रोल होना बहुत ही जरूरी है। अब चलते हैं इसके काम करने के सिद्धांत और अलग-अलग मोड्स पर। देखते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वेवफॉर्म को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो फिजिकल रूप में ये सब कैसे होता है? करंट शुरू होता है जनरेटर यूनिट से। वहां से ये वायर के जरिए एक्टिव इलेक्ट्रोड में आता है, जिसे आमतौर पर सर्जन पकड़ते हैं। उसके बाद करंट सीधा टारगेट टिश्यू में अपना असर दिखाता है और आखिर में एकदम सेफली पेशेंट की बॉडी से होते हुए रिटर्न इलेक्ट्रोड के जरिए वापस जनरेटर में चला जाता है। ये पूरा एक क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट है। अब अलग अलग सर्जिकल नीड्स के हिसाब से वेव फॉर्म्स को बदला जाता है। कट मोड में कंटिन्यूअस वेव फॉर्म यूज होता है। इसका फायदा रैपिड हीटिंग और वेपोराइजेशन, जिससे बिल्कुल स्मूथ कट लगता है। वहीं कोएगुलेशन मोड में इंटरप्टेड वेव फॉर्म होता है, यानी रुक रुक कर करंट फ्लो होता है। इससे हीटिंग थोड़ी धीमी होती है, जो ब्लड वेसल्स को इफेक्टिवली सील कर देती है। और अगर दोनों का मजा एक साथ चाहिए तो उसके लिए ब्लेंड मोड है। एकदम सिंपल, वेव फॉर्म पैटर्न को चेंज करो और सर्जरी का एग्जैक्ट रिजल्ट हासिल करो। आगे बढ़ते हैं मोनोपोलर और बाइपोलर डायथर्मी के बीच के बहुत ही खास अंतर की तरफ। तो इन दोनों सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस में मेन फर्क क्या है? मोनोपोलर डायथर्मी में करंट पूरे शरीर से होते हुए एक रिटर्न प्लेट तक जाता है। क्योंकि करंट पूरी बॉडी ट्रैवल करता है, इसका सेफ्टी प्रोफाइल थोड़ा कम होता है और एक रिटर्न प्लेट का होना लाजमी है। दूसरी तरफ बाइपोलर डायथर्मी में
करंट सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की 2 टिप्स के बीच में ही घूमता है। ये इसको प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सेफ और प्रिसाइज बनाता है। इसलिए न्यूरोसर्जरी या माइक्रोसर्जरी जैसे बेहद नाजुक ऑपरेशंस में बाइपोलर का ही इस्तेमाल होता है। और सबसे अच्छी बात, इसमें किसी रिटर्न प्लेट की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन मोनोपोलर में असली फिजिक्स का खेल करंट डेंसिटी का है। जनरेटर हाई फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई करता है। फिर आता है एक्टिव इलेक्ट्रोड यानी पेंसिल, जिसका टिप बहुत ही छोटा होता है। एरिया छोटा होने की वजह से वहां करंट डेंसिटी एक्सट्रीम होती है, जिससे जबरदस्त हीट बनती है। पर जब यही करंट बॉडी से बाहर निकलता है रिटर्न इलेक्ट्रोड या ग्राउंडिंग पैड पर, तो वहां करंट डेंसिटी एकदम कम होनी चाहिए, वरना वहां भी हीट बन जाएगी। इसलिए रिटर्न प्लेट हमेशा चौड़ी होती है। अगर पैड का स्किन से कांटेक्ट बिगड़ा तो करंट डेंसिटी बढ़ जाएगी और सिवियर बर्न इंजरी हो सकती है। ये एक बहुत ही सीरियस सेफ्टी पॉइंट है। और यहीं से हम आते हैं अपने अगले हिस्से पर, ऑपरेशन थिएटर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सुरक्षा और सबसे बड़े खतरों पर। देखिए, इस मशीन का इस्तेमाल बहुत ही हाई स्टेक्स काम है। सबसे आम और सबसे खतरनाक रिस्क है सीवियर बर्न्स, जो कि आमतौर पर रिटर्न प्लेट के गलत लगने से होते हैं। इसके अलावा एक और डरावना रिस्क है ऑक्सीजन से भरे माहौल में आग लग जाना। साथ ही एक्सीडेंटल इलेक्ट्रिक शॉक लगना या पेसमेकर्स के साथ डिवाइस का इंटरफेयर करना, ये सब ऐसे खतरे हैं जिन्हें कभी लाइटली नहीं लिया जा सकता। आग लगने के इस रिस्क को थोड़ा और डीपली समझते हैं। ऑपरेशन थिएटर में फायर ट्रायंगल बनाने वाली तीनों चीजें हमेशा मौजूद रहती हैं। पहला, ऑक्सीजन। दूसरा, इग्निशन यानी चिंगारी, जो कि डायथर्मी मशीन खुद प्रोवाइड करती है। और तीसरा, फ्यूल, जैसे कि सर्जिकल ड्रेप्स या स्किन प्रेप एजेंट्स। अगर लापरवाही हुई और ये तीनों एक साथ मिल गए तो बस एक कैटास्ट्रोफिक फायर लगने में 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। इन जानलेवा हादसों को रोकने के लिए एक स्ट्रिक्ट चेकलिस्ट है। सबसे पहले ग्राउंडिंग प्लेट को स्किन पर परफेक्टली प्लेस करें। स्किन बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, कोई लिक्विड, पानी या खून जमा नहीं होना चाहिए। बॉडी से हर तरह की मेटल ऑब्जेक्ट को हटा देना चाहिए। हमेशा सबसे लोएस्ट इफेक्टिव पावर सेटिंग का ही इस्तेमाल करें। और सबसे ज़रूरी बात, वायर्स और इक्विपमेंट के इंसुलेशन को लगातार चेक करते रहें। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। आखिर इतने रिस्क्स के बावजूद मॉडर्न सर्जरी डायथर्मी पर इतनी निर्भर क्यों है? सवाल लाजमी है, जब खतरे इतने हैं तो इसका इस्तेमाल इतना क्यों? क्योंकि इसके फायदे बेमिसाल हैं। ये एक बिल्कुल ब्लडलेस सर्जिकल फील्ड तैयार करता है। जब खून बहना बंद हो जाता है तो ओवरऑल सर्जरी का टाइम प्रैक्टिकली आधा रह जाता है। सर्जिकल टीम को क्लियर विजिबिलिटी मिलती है, जिससे प्रिसीजन बढ़ता है। और क्योंकि प्रोसीजर जल्दी और सफाई से पूरा होता है, इन्फेक्शन का ओवरऑल रिस्क भी ना के बराबर रह जाता है। और अगर सर्जिकल फील्ड में एक लेवल ऊपर जाना है तो कुछ एडवांस्ड क्लिनिकल टिप्स हमेशा काम आती हैं। टिश्यू के वेपोराइज होने से जो हानिकारक धुआं या स्मोक निकलता है, उसके लिए हमेशा प्रॉपर सक्शन मशीन यूज करें। अगर पेशेंट को कार्डियक पेसमेकर लगा है तो बिना किसी डाउट के मोनोपोलर की जगह बाइपोलर डायथर्मी ही प्रेफर करें। और हाँ, हिडन बर्न से हमेशा चौकन ना रहें। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का इंसुलेशन फेल होता है तो ये बॉडी के अंदर ही अंदर टिश्यू को जला सकता है, जिसका पता आसानी से नहीं चलता। इन सभी बातों से एक ही निष्कर्ष निकलता है, जो कि बहुत ही सटीक है। डायथर्मी मशीन पर महारत हासिल किए बिना आज के दौर में आधुनिक सर्जरी बिल्कुल असंभव है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, क्या आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के सर्जिकल एनर्जी डिवाइसेस इन बर्न्स और फायर्स की जानलेवा खतरों को पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे, या फिर हीट और इलेक्ट्रिसिटी के इन फंडामेंटल हैजर्ड्स के साथ हमें हमेशा ऐसे ही डील करना पड़ेगा? सोचिएगा ज़रूर। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। जल्दी मिलेंगे अगले नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।